नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट हिंदी क्लासेस 77। यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का सिलेबस जारी कर दिया है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो जाकर के फिल कर दीजिए। ज़्यादा पेमेंट नहीं है, शायद 25 रुपये है या कितना है, मतलब आरक्षण के अनुसार लोगों का अलग अलग है। तो आप लोग फॉर्म भरिए। और यह आपकी उत्तर प्रदेश में समूह ग की भर्तियों के लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये यदि आप इसे पास कर लेते हैं, पास करने का भी कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है इसमें, लेकिन आप यदि आप 70% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आगामी जो भर्तियां आएंगी उसमें आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा देना होगा। वो वैकेंसी के हिसाब से शामिल करेंगे, कितने प्रतिशत लोगों को शामिल किया जाए उसके हिसाब से। तो क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसी के लिए परीक्षा है आपकी ये पेट प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सिलेबस हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, आप जाकर के अच्छी तरह का सिलेबस देखिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल पर पधारिए। यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है आपको आपकी परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ के द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी होगी यहाँ पर। ये मोटिवेशनल पंक्ति है आपके लिए। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे सुख दुख की डायरी लिए तो वो बैठा है। पिता अपने बच्चों की हमेशा उन्नति ही चाहता है। तुम उस अविनाशी के अंश हो जो कण कण में बसा है, तो वो आप में भी है। सत्कर्मों सदाचरणों से उन्हें जागृत करो, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। एक संप्रभुता शक्तिशाली शक्ति है जो आपके अच्छे बुरे कार्यों के अनुसार आपको दंड एवं पुरस्कार देती है। तो आप अपनी किसी भी परेशानी से परेशान ना हो, किंतु धैर्य धारण करें। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, आप किसी संकट का सामना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा। लेकिन यदि आप धैर्य खो देते हैं अपना, तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा। इसे धैर्य बनाकर रखिए। ईश्वर जो कुछ भी करेगा आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रही हूँ। यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आए तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अच्छा वो कब तक होगा, उसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है ना। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, इससे भी प्रश्न बनता है। इसे आप भली भांति पढ़िए, हम इसे क्लास में पढ़ाएंगे भी, लेकिन तब तक आप देख जानते रहिए कि क्या है। परीक्षा में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो क्या है, दो मछलियाँ, एक वृत्त में दो मछलियाँ, तीर धनुष और नदियाँ हैं, यह है। अब इस पर आधारित कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है आप इसे देखिए। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम देखिए क्या क्या शामिल है। आपको सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी है। तो इसमें आपका ये देखिए संधि है, संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद। यहीं पर आपको अटका दिया है। बहुत सारी रचनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आएंगे कि आपसे एक भी प्रश्न हिंदी का बाहर नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर को तो वहाँ पर पूछा, फिर ये 10 नंबर का, यानी 5 प्रश्न के 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश। और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है हमने शामिल किया है अपने इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसे जरूर देखें। माइनस मार्किंग होगा आपकी इस परीक्षा में। उसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया गद्यांश, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 गद्यांश आएंगे, तो गद्यांश पर ज़्यादा फोकस है। भली भांति आप गद्यांश को पढ़िए और आपसे जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। उससे इतर यानी उससे बाहर एक प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना है। गद्यांश पढ़े ध्यानपूर्वक। वक्ता को अपनी बात बहुत ही संक्षेप और थोड़े समय में कहने का अभ्यास होना चाहिए। घंटों गला फाड़ने से और अप्रासंगिक बातों को लेकर व्याख्यान या उपदेश को लंबा करने से न तो श्रोताओं के पल्ले ही कुछ पड़ता है, न श्रोताओं पर कुछ प्रभाव ही, वे भी भाषण सुनने के आदी हो जाते हैं। विशप बनेट ने कहा, वह उपदेश उत्तम नहीं जिसे सुनकर श्रोता लोग बातें करते और वक्ता की तारीफ करते जाएं, बल्कि उत्तम तो वह उपदेश है जिसे सुनकर वे विचारपूर्ण एवं गंभीर होकर जाएं तथा उनके उपदेश पर मनन के लिए एकांतवास की तलाश करें। तो यह गद्यांश रहा। अब आपको क्या करना है, इसी गद्यांश के हिसाब से आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसी का जवाब देना है बस। यानी प्रश्न भी आपका यही है और उत्तर भी यही है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ें। वक्ता को कैसा होना चाहिए। वक्ता को अपनी बात बहुत थोड़े समय में कहने का अभ्यास होना चाहिए। क्या यह सही है।
वक्ता को बहुत विस्तार से बात करनी चाहिए। वक्ता को बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग उसे विद्वान समझें। वक्ता को अपना प्रभाव जमाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी बात बनानी चाहिए। देखिए मित्रों, कुछ व्यक्तियों की भी आदत होती है, खुद को सही साबित करने के लिए इतना ज़ोर से चिल्लाएंगे कि आप पर एक मानसिक प्रेशर पड़ेगा कि आप उस बात को मान लें कि हाँ भैया तुम ही सही हो, हम गलत हैं। तो क्या यह एक तरीका होता है वक्ता का? ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आपके गद्यांश में दिया गया है कि वक्ता को अपनी बात बहुत थोड़े समय, देखिए ये पहला ही वर्ड है, पहला सेंटेंस है, वक्ता को अपनी बात बहुत ही संक्षेप और थोड़े समय में कहने का अभ्यास होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर दीजिए। पहले आप अपने आप से खुद से लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम जो बता रहे हैं उसे देखिए, ज़्यादा अभ्यास बढ़ेगा इससे आपको। अधिकतर लोगों को मैंने सुना है को कहते हैं हम गद्यांश से हमारा क्वेश्चन नहीं बनता। अरे भाई गद्यांश तो बहुत आसान है, आपका प्रश्न भी वहीं पर है और उत्तर आपको ढूंढना है। ध्यान से ढूंढिए समझदारी के साथ। ये देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस पर क्या बनाया गया है। इस पर बनाया गया गद्यांश वही है, दूसरा नहीं है। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। अब शीर्षक के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि एक ऐसा शीर्षक जो इसी गद्यांश के इर्द गिर्द घूमता हो, उससे दूर न जाने पाए। उसका एक सारगर्भित शीर्षक छोटा भी होना चाहिए, तो एक सटीक शीर्षक आपको बताना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। वक्ता एवं श्रोता के संबंध, क्या यह होगा। वक्ता एवं श्रोता का वार्तालाप, या भाषण के फायदे, या उत्तम वक्ता की पहचान। तो आप देखेंगे कि इसमें वक्ता एवं श्रोता के संबंध के बारे में बात नहीं की गई है, न ही उनके वार्तालाप के बारे में, और न भाषण के फायदे बताए गए, बल्कि उत्तम वक्ता यानी वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे वह वक्तव्य देगा कि लोग उससे प्रभावित होंगे और क्या देना चाहिए, इस पर यह पूरा टिका हुआ है गद्यांश आपका। तो यह इसके केंद्र में क्या है, उत्तम वक्ता की पहचान। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, उत्तम वक्ता की पहचान। इसे आप ठीक कर लीजिए। चलिए अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पर। संधि आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, महाधन उदय बराबर महोदय का सही संधि क्या, मतलब संधि विच्छेद नहीं बल्कि संधि क्या आपको बताना है। महाधन उदय दे दिया गया तो आपको सही संधि क्या है ये बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं मतलब है। अब स्वर संधि क्या होता है, जहाँ पर स्वर का मेल स्वर से हो वहाँ पर हो जाता है आपका स्वर संधि। अब स्वर का स्वर से मेल कैसे होगा मित्रों, देखिए महा, यहाँ पर जो हा आया है, हा में आ है, तो इसके आ को निकाल लीजिए आप। आ को आप निकाले तो ये आ हो गया, और यहाँ उदय का उ ले लीजिए, तो आ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। आ धन उ बराबर ओ, यानी यहाँ यह भी स्वर है और यह भी स्वर है। आपसे पूछा भी यही गया है कि कौन सा संधि, कौन सी संधि होगी। अगर स्वर संधि के भेद से पूछा तब आप कुछ और बताते, लेकिन सिर्फ आपसे यही पूछा गया कि स्वर संधि है, व्यंजन है, फिर विसर्ग है। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया कि स्वर संधि है। अब थोड़ा सा स्पष्ट हो लीजिए आप व्यंजन संधि के बारे में। क्यों, क्योंकि यदि व्यंजन स्वर का किसी व्यंजन से मेल होता या व्यंजन का स्वर से मेल होता तब वहाँ पर हो जाता आपका व्यंजन संधि, लेकिन यहाँ पर दोनों स्वर ही थे, इसलिए यह जवाब एकदम सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर संधि। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 के नाम से हमारा चैनल है, और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी। पिछली क्लासेस जो अपलोड हैं आप उसे जाकर देखिए, वह भी बहुत ही कारगर होंगी, क्योंकि आपको पढ़ना अपने सिलेबस का, और सिलेबस तो कोई बार बार पढ़ाए या एक बार पढ़ाए, जो आपका सिलेबस में है टॉपिक आपको पढ़ना है तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अब आप ये बताएं कि परिधन आवरण, परिधन आवरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। क्या यानी परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है ना, तो आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका। ये पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पराधन आवरण, परिधन वरण, परिधन आवरण, अब परिधन या धन वरण। देखो मित्रों, यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपके प्रश्न में ही उत्तर दे दिया गया है। हमने थोड़ा सा आपको बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए प्रश्न बनाया। देखिए आप इसमें क्या सही करते हैं कि नहीं करते। अब कुछ लोग मूर्धन्य विद्वान इसमें भी गलती कर देंगे। अरे भाई, आपके प्रश्न में ही दिया गया है ना, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण,
इसका आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, वह भी तो परधन आवरण ही है। यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना पाले कि परधन वरण होगा कि परधन या धन वरण होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यावरण का। है ना मजेदार प्रश्न? आगे बढ़े, बहुत मजेदार प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए हम। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का नया इतिहास का संपादन किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है, नाम थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है। और राहुल सांकृत्यायन ने मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इस प्रकार के तमाम रचनाएं उन्होंने की हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या लिखा है? माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर आप सोच रहे हैं किसकी है? तो भैया ये यशपाल की है। यशपाल की रचना क्या है? लोहे की दीवार के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपके यहाँ लेखक एवं उनकी रचनाएं दी गई है सिलेबस में, तो आप यार सोचे कि सिलेबस के बाहर जा रहा हम साहित्य पढ़ा रहे हैं आपको। जी हाँ मित्रों, हमने सिलेबस जब बता रही थी मैं, तभी आपको बता दिया था कि यहाँ पर ही आपको फंसा दिया है वो। सिर्फ इतना ही लिखा गया है उसमें कि गद्य एवं पद्य दोनों के लेखक और उनकी रचनाएं, तो उतने में तो पूरा साहित्य समा गया है ना। तो समझिए कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। यशपाल यहाँ पर सही हो गया, इनको लिखिए। और जितने साहित्यकारों के बारे में यहाँ व्याख्या करते वक्त बताते हैं, उनके बारे में भी ध्यान से आप सुना करिए, क्योंकि उनसे भी प्रश्न बनता है। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या है? भावुक का सही संधि अब बताना है। भाव धन उक, भा धन उक, भव धन उक, भव धन उक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताते चले, भाव धन उक, ये देखिए भाव धन उक। अब यहाँ से आप भा हटा दीजिए तो क्या बचता है? औ बचेगा ना, ये औ बचेगा। औ धन उ क्या हो जाएगा? उक। भावुक हो रहा है यहाँ पर, तो भावुक में कौन सा संधि है ये भी बता दीजिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। संधि विच्छेद तो हम बता ही दे रहे, सही कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। देख लीजिए आप इसको, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यदि या वा आ जाए तो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, नहीं बताएंगे हम, आपको बताना चाहिए थोड़ा सा, है ना। ये अर्थ संधि है, ठीक है। भावुक वाला जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, है ना, उसको देख लिया आपने। चलिए अब भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी है मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर एक पूरे युग का नाम रखा गया है, भारतेंदु काल कहा जाता है उसे। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अल्पायु रहे हैं ये, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी रचनाएं लिखी, इतनी बढ़िया लिखी। और भारत दुर्दशा, भारत जननी, विद्या सुंदर, चंद्रावली, अंधेर नगरी, कितनी सारी रचनाएं उन्होंने लिखी। अंधेर नगरी को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अंधेर नगरी को उन्होंने एक ही दिन में लिख डाला था, लेकिन बहुत ही अच्छा नाटक है, नेट JRF के सिलेबस में शामिल है। तो आपको ये बताना है सारी रचनाएं तो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की, आप इसे याद कर लीजिए फटाफट से। देखिए यह भी प्रश्न बनेगा आपसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सा है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत जननी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, चंद्रावली, सब ये सारी हैं उनकी। लेकिन प्रथम नाटक कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो है पहला नाटक है। यदि धन अपि, यद्यप में कौन सी संधि है? आप बताएं हमको, यद्यप में कौन संधि है? यड़ संधि है, वृद्धि है, अयाधि है, दीर्घ है। मित्रों अका सवर्णे दीर्घा, यानी अ के बाद समान स्वर आने पर वह दीर्घ हो जाता है। तो छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ छोटा आ मिले तभी बड़ा आ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। वृद्धि संधि में आप समझ, जहाँ आय की मात्रा देखिए और अव की मात्रा देखिए, वहाँ आप वृद्धि लगा दीजिए। अयादि में क्या होता है? आय आव ये लगा रहता है। और यड़ संधि में या वह आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या है, आपकी यड़ संधि है। तो मित्रों यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए, यड़ संधि सही है ना। यद्यप में क्या है? यद्यप में आपकी यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करें भली भांति से और फिर आगे पढ़े। बहुत टाइम नहीं देना, इस पर जल्दी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। इतना अच्छा सिलेबस दिया है इन्होंने कि यदि आप प्री की तैयारी करते हैं और प्री में पास हो जाते हैं, अच्छे मतलब नंबर आ जाते हैं, कोई क्राइटेरिया तो नहीं है उसमें, लेकिन यदि आप प्री में लगभग 80% पा जाते हैं तो आप मेंस में चाहे जिस भी मेंस से बैठेंगे उसको जरूर क्रैक कर लेंगे 100%, क्योंकि बहुत ही विस्तृत सिलेबस दिया है इन्होंने। आप हिंदी की बात ना करें, चाहे और जिस विषय की बात कर ले, साइंस को देखिए,
साइंस भी दिया गया है, इसमें जनरल नॉलेज भी दिया गया है, करंट अफेयर भी दिया गया है, और उसके बाद इंडियन रेवोल्यूशन दिया गया, ज्योग्राफी दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी सभी परीक्षा में तो आती हैं ना। आप आर को भी क्रैक कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए आप। और एक गद्यांश और दिया गया है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, तो ये हमारे यहाँ भी गद्यांश है। चलिए पढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाया और गत द्वितीय महायुद्ध में जापान पर उसका प्रयोग किया। आपको पता है उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया था ना। यह आप पढ़ेंगे हमारे इतिहास के सर से, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत नए तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर विजिट करें हमारे चैनल पर। अब देखिए गद्यांश पढ़िए। जापान ध्वस्त हो गया और युद्ध के लिए वह तत्काल सिर न उठा सका। इसका यह निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसे शक्तिशाली बमों के आतंक से युद्ध रोका जा सकता है। मित्रों, जापान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था इस विश्व युद्ध के बाद से। आप जानते हैं वहाँ कितने वर्षों तक लोग विकलांग पैदा होते रहे, फिर भी कितनी तीव्र गति से उसने विकास किया ना, विकसित देश की सूची में शामिल हो गया। वो तो इतिहास की बात है, लेकिन हम गद्यांश को सिर्फ पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर गद्यांश में आप हमें ये बताएं, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर अधिलिखित प्रश्नों के उत्तर देना आपको। तो गद्यांश में काले रेखांकित शब्दों का अर्थ क्रमशः बताना आपको। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ और ऊपर कर देती हूँ, क्रमशः बताना आपको, ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा क्रम कर दें इसका। देखिए सबसे पहले दिया गया आपका ध्वस्त। ध्वस्त का मतलब क्या होता है? नष्ट। आपको यहाँ पर मिला नष्ट, यहाँ पर मिल गया, और एक लेकिन और यहाँ पर मिल गया। एक में नष्ट कष्ट दिया हुआ है, एक में नष्ट भ्रष्ट दिया गया। तो नष्ट कष्ट नहीं हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों तो पहले ही कट गए ना। उसके बाद आपका दिया गया है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब होता है परिणाम या फल। तीसरा दिया गया शक्तिशाली यानी कि प्रभावशाली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यह आपको गद्यांश का पढ़ने का तरीका है कि आप भली भांति पढ़ें, जो आपसे पूछा जाए उसे विनम्रतापूर्ण जवाब दे दीजिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको गद्यांश में। ऑप्शन नंबर डी सही है, देख लीजिए आप इसको। अब फिर से आप इसको पढ़ें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाए। आप जितने बार प्रश्न का उत्तर दें उतनी बार आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, लेकिन प्रश्न गलत न करने पाए आप। या उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप गलती नहीं करेंगे। अब गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है आपको। एक प्रकार का विनाशकारी बम, अमेरिका का शक्ति परीक्षण, अमेरिका का आतंक, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि आपका गद्यांश किसे केंद्र बनाकर आधारित है। जहाँ पर केंद्र है, अब केंद्र किस पर है इसका? बम पर है, अमेरिका पर थोड़ी है ये यहाँ पर बम के प्रभाव दिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक प्रकार का विनाशकारी बम इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अब जवाब दीजिए, 1-1 में कौन सी संधि है? 1-1 यड़ संधि, वृद्धि है, अयाधी है, दीर्घ। अभी हमने आपको बताया था, ऊपर की व्याख्या सुनकर के भी यदि आप जवाब देंगे, आपको 2 चोटी दिखी तो क्या लगाओगे आप? वृद्धि संधि लगा दोगे ना। तो 1-1 यानी 1-1 यहाँ पर हो जाएगा आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ऑप्शन नंबर बी पर है, वृद्धि संधि। 1-1 1 वृद्धि संधि। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप इस कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपसे। विसर्ग के साथ, पहला कथन है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। यदि से पूर्व ई या ऊ आए, यदि ई से पूर्व आए, विसर्ग के बाद वर्ण का ख प ट ठ फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। यदि क च ट ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आपको चौथा ही जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि क्या बोलता है, पढ़िए ध्यान से इसको आप। ऑप्शन नंबर डी को इसका सही जवाब हो जाए। बाकी तीनों सही हैं आपका, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका ये प्रैक्टिस सेट यूपी पेट वालों के लिए है, आप अच्छे तरीके से पढ़ें। आगे की क्लासेस भी आपको रोज लगातार मिलती रहेंगी। अब आप ये बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गुण संधि में जब आ के आगे ई हो तो ए हो जाता है। गुण संधि में जब आ के आगे उ हो तो ओ हो जाता है। गुण संधि में जब आ के आगे री हो तो आर हो जाता है। 2 स्वरों के मेल से होने वाली संधि को विसर्ग कहते हैं। इतनी देर से तो आपको बता रहे हूँ भाई कि 2 स्वरों के मेल से होने, देखिए 2 स्वरों के
मेल से होने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। यह आपका गलत हो जाएगा। मैंने इसके पहले भी व्याख्या में बताया था, विसर्ग संधि जब दो स्वर ही मिल रहे हैं तो विसर्ग कैसे होगा? दो स्वर मिल रहे हैं तो विसर्ग नहीं होगा बल्कि स्वर संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो गलत है, यानी इस ऑप्शन के अनुसार सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं? तो यही ऐसा कथन जो सत्य नहीं है, बाकी आपके जो है वो सभी सत्य है, तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप ठीक करें। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? यह विलोम युग्म है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही सारा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए, पक्ष का विपक्ष विलोम होगा कि नहीं होगा, आप निर्धारित करें। अंतरंग का बहिरंग होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता। अधुनातन का पुरातन होगा या नहीं, आप बताएं। परमार्थ का निस्वार्थ, ये कैसे होगा इसे हम बता देते हैं। हाँ, मतलब कि ये तीनों आपके सही हैं और यह जो है वो गलत है। परमार्थ का मतलब होता है दूसरों के हित के लिए और निस्वार्थ का मतलब होता है बिना किसी हित के। तो दोनों जो है समानार्थी हो जाएंगे, विलोम शब्द नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर आपको दिख गई है, देखिए आपको दिखा ना, कितनी अच्छी और शानदार पीडीएफ बनाई जाती है हमारे सर के द्वारा। तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 और उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ऐड हो जाएगी। वहाँ पर आपको शानदार से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। एकदम निःशुल्क पीडीएफ है, सारी क्लासेस भी निःशुल्क हैं और पीडीएफ भी निःशुल्क है। तो आप पढ़ें और पढ़ाएं। पढ़ाने का मतलब है आगे तक शेयर करें, आपके जो इष्ट मित्र हैं वो भी पढ़ाई करें। अब आप ये बताएं हमें, निम्न में से ये देखिए, निम्न में किसी अशुद्ध युग्म का चयन करना है। आपको एक जो अशुद्ध युग्म है उसका चयन करना है। अनुकूल, विधि, अध्ययन, प्रसाद, पक्व, भरत, ब्रजभाषा, पृथक। ध्यान से पढ़ें, भली बात ब्रिज नहीं होता बल्कि क्या होता है? ब्रज होता है, ब्रजवासी होता है ना, ब्रजवासी। तो वही आपने गलती कर दी, थोड़ा सा ब्रिज समझ लिया, ब्रिज नहीं बल्कि ब्रज होगा। तो ब्रज भाषा और पृथक, यह युग्म आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं, यह गलत है। अनुकूल भी सही है, विधि भी सही है, अध्ययन भी सही, प्रसाद भी सही है, भरत भी सही है, पक्व भी सही है, ब्रिज भाषा गलत है। ब्रज भाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को ठीक करें आप। निम्न में से किसी अशुद्ध युग्म का चयन करना है, फिर से आप कर लीजिए। अशुद्ध युग्म का चयन आपको बताना बहुत आसान हो जाएगा। कवयित्री और ग्रहित, दधीचि, द्रवीभूत, अर्चना, परिच्छर, ज्योत्सना, जागृत। आप देखेंगे आपको ज्योत्सना और जागृत भी सही है, दधीचि, द्रवीभूत भी सही है, कवयित्री और ग्रहित भी सही है, जबकि अर्चना नहीं होता, अर्चना होता है। मित्रों, ऑप्शन नंबर सी तो सही है ही, साथ ही हम आपको बताते चलें कि आपके परीक्षा में कवयित्री बहुत पूछा जाता है, तो आप कवयित्री को ध्यान से लिखें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कवित्री लिख देते हैं, तो भाई ये गलत हो जाएगा। कवित्री नहीं होता है, कवयित्री कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार की गलती तो आप ना ही करें, तो आपका 1 नंबर बचा रह जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे पेट वाले, आपका 1/4 नंबर काट लेंगे। यदि आपने एक गलत जवाब दिया तो 1/4 नंबर गया आपका सही वाले में से, इसका कोई नंबर तो मिलेगा नहीं। लेकिन आपने जो सही नंबर प्राप्त किया है 1 नंबर, उसमें चौथाई काट लेंगे आपका, इसलिए बहुत सतर्क रहना आपको। ऑप्शन नंबर सी को देखें, ये सही है। स्लाइड 2 हो गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम और पढ़ते रहेंगे तब तक प्रश्न खत्म ना हो जाएं। अगली क्लास फिर आपके लिए आएगी बहुत अच्छी क्लास। चलिए आप बताइए, असत्य कथन बताइए, इसमें असत्य कथन कौन सा है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण यदि स्वर है तो वह संधि स्वर संधि कहलाती है। क्या यह सही है बात कि नहीं है? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अंगारे उगलने का अर्थ बहुत क्रोधित होना है। आंखें बिछाने का सामान्यतः अर्थ है आंखें पथरा जाना। मित्रों, आप भली भांति जानते हैं, इतनी देर संधि के बारे में पढ़ाया जा रहा है आपको, तो यह सबका सही है ना? यह आपको स्वर संधि होगा। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी कहा जाता है। अंगारे उगलने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, किंतु आपका जो आंखें बिछाना है इसका सामान्यतः आंखें पथरा जाना नहीं होता है, बल्कि आंखें बिछाने का अर्थ होता है इंतजार करना, यानी बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार करना, वह हो जाता है आंखें बिछा जाना। आंखें बिछाने का सामान्यतः अर्थ होता है, आंखें पथरा जाना नहीं होता है, देखते देखते थक जाना वो हो जाएगा उसका अर्थ। निम्न में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं? आपको ध्यान देना है कि लिंग संबंधी अशुद्धियां किसमें हैं। राम और सीता वन को गई
मुझे बहुत आनंद आती है, वह धीमी स्वर में बोला। सविता जोर से हंस दी। तो किसमें अशुद्धियाँ नहीं, आपको बताना है। देखिए, राम और सीता वन को गए, यहाँ ऊपर होना चाहिए। मुझे बहुत आनंद आता है, होता तो सही हो जाता है। वह धीमी स्वर में, वह धीरे स्वर में बोला, अगर ऐसा होता तभी सही होता। लेकिन सविता जोर से हंस दी, आपका ये पूरी तरह से सही है, इसलिए लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें नहीं है। बाकी तीनों में आपकी अशुद्धियाँ हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप क्लिक करें और फिर आगे बढ़े फट से। अब आप ये बताएं, आकाश गंगा एक काव्य संग्रह है, क्या है? काव्य संग्रह। तो वह काव्य संग्रह किसका है? मुकुटधर पांडे का है, रघुवीर सहाय का, नरेश मेहता का है, फिर राजकुमार नहीं बल्कि राम कुमार वर्मा जी हैं। तो बताएं आप किसका है ये? राम कुमार वर्मा का है क्या? बिल्कुल राम कुमार वर्मा का है। रघुवीर सहाय की रचना एक बहुत प्रसिद्ध है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, है ना। ये सारी रचनाएं जो हैं इन्होंने लिखी हैं। तो राम कुमार वर्मा का यह काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तय हो जाता है। आप देखें इसको, राजकुमार नहीं बल्कि राम कुमार है। निम्न में किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धियाँ आपसे कई प्रकार की पूछी जाएंगी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। लेकिन अशुद्धि तो अशुद्धि है, आप सभी शुद्धियों को दूर कर देंगे। पाकिस्तान में, देखिए आ गया हमारा पड़ोसी, पाकिस्तान में गोले और तोपों से आक्रमण किया गया। पाकिस्तान ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। पेड़ पर तोता बैठा है। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। देखिए दोनों सेंटेंस आसपास दे के आपको एकदम क्लियर कर दिया गया है कि दोनों में अंतर क्या है। पाकिस्तान में गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप इसे ठीक करें और फिर आगे बढ़ें। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तन होता है जिसमें, उन्हें विकारी कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अभिकारी शब्द होते हैं। विकार की दृष्टि से शब्दों को भी 5 भागों में बांटा गया है। सार्थक और निरर्थक अर्थ की दृष्टि से 2 भेद शास्त्रों में बताए गए हैं। मित्रों यहाँ पर आपको ये 3 नहीं, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, लेकिन सी आपका जो है वो गलत है। गलत क्यों है? विकार की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके जो है वो सही है तीनों। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है आपको, आपने कर ही लिया ऑप्शन नंबर सी ना। अब आप बताएं, रम्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? ललित, रमणी, सविता, केहरी। केहरी मतलब क्या होता है? शेर होता है ना केहरी। और रमणी मतलब होता है सुंदर स्त्री, और सविता मतलब नदी, ललित का मतलब भी रम्य। एक दोहा है, रम्य सरोवर सलिल सुपावन, जहाँ किए पांडव गढ़ आवन। जहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद आपने सुना होगा महाभारत में। यहाँ पे यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछा था, अजगरा रानीगंज में वह स्थान स्थित है। अजगरा रानीगंज कहाँ पर है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ जिले को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले का एक स्थान है अजगरा। अजगरा के समीप एक बहुत बड़ा तालाब है। कहा जाता है कि उस तालाब के किनारे ही यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक, जब आप एंट्री करेंगे तो एक गेट लगा हुआ है और गेट के ऊपर लिखा हुआ रम्य सरोवर सलिल सुपावन, जहाँ किए पांडव गढ़ आवन। तो उसी से इसको मैंने मैच किया है। रम्य का तात्पर्य क्या होगा? ललित, यानी जो कि बहुत सुंदर लगे, मनोहारी हो, वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। अब इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब आपको सही हो गया तो आप आगे बढ़ लीजिए पट से। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यहाँ पर 4 समास दे दिए गए हैं। अब कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे आपका दे दिया गया नील कमल, नील कमल यानी नीला है जो कमल, तो इसमें कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला है। वैसे आज पेन भी बहुत रंग बिरंगी चल रही है ना, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो आप लोगों ने अपने स्वतंत्रता दिवस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया या नहीं किया? क्या किया आपने? आप जरूर बताइएगा हमें। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। उनके आधार पर आप इसका निर्धारण करेंगे। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। भाई और बहन दे दिया गया, भाई
और बहन बीच में लगा दिया गया चिन्ह योजक चिन्ह तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। लेकिन आपका जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें आपका पहला पद अव्यय होता है। इस समास की सबसे बड़ी विशेषता यही है, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय उपसर्ग भी होता है। तो यथाशक्ति में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है, अभी हमने बता दिया। त्रिभुज में समास क्या है, द्विभुज होता है संख्यावाची होता है, तो इसलिए संख्यावाची है, इसलिए ये संख्या बता रहा, 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला है, तो इसलिए आपका त्रिभुज हो गया है। ऑप्शन नंबर बी को आप ठीक करिए और आगे बढ़िए, ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, क्या धूमकेतु, वायु सखा, अनल या तो धान। देखो वायु सखा मतलब क्यों कहा गया इसको, जब हवा चलने लगती है और आग जल रही हो तो आग और तेज बढ़ जाती है। देखिए मित्रों, हर कोई शक्तिशाली व्यक्ति का ही समर्थन करता है। अब आप इस आग को ही देख लीजिए, यदि आपने कोई छोटा सा दिया जला रखा है ना, छोटा सा दिया जला रखा है, तो यदि आप देखेंगे हवा चलेगी तो दिया बुझ जाएगा, हवा उस दिए को बुझा देगी। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है, छोटा सा है, इसलिए वह उसके विपरीत हो जाएगी, उसको बुझा देगी। लेकिन यदि कहीं पर भीषण आग लगी हुई हो, वहाँ हवा चल जाए तो आग को और बढ़ा देती है। यानी हर कोई व्यक्ति शक्तिशाली का ही समर्थन करता है, कमज़ोर जो पीछे जो होता है वो हर कोई उसे डुबाना ही चाहता है। या तो वायु का सखा हो गया इस प्रकार से, है ना। अब धूमकेतु का मतलब भी होता है अग्नि, अनल का मतलब तो अग्नि होता है। कि व्यातधान का मतलब क्या होता है, राक्षस। यातधान सेना सब मारी, सुंदरकांड में पढ़ा होगा आपने। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक कांड है, रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। उत्तरकांड इसका अंतिम कांड है और इसमें 7 कांड हैं। तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यातुधान। अग्नि का पर्यायवाची शब्द यातुधान नहीं है। दही बड़ा में कौन सा समास है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये। सप्तमी तत्पुरुष, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेषण का संबंध होता है, सप्तमी तत्पुरुषों के कारक चिन्ह को प्रदर्शित करता है, द्विगु जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर दही में डूबा हुआ बड़ा अर्थात आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। शोकाकुल में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर पहला पद इसका देखिए अव्यय तो है नहीं कि अव्यय हो जाए, उसके अलावा योजक चिन्ह भी नहीं है कि द्वंद्व हो जाए, विशेषण और विशेषण का भी संबंध नहीं है, यानी कर्मधारय भी नहीं है। ये सारे कैंसिल में बचता कौन, तत्पुरुष। यहाँ पर तत्पुरुष समास से आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप देख लीजिए। और सिलेबस की क्लास यदि आप नहीं देखी तो आप जरूर देखिए। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अच्छे तरीके से आप लोग अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करिए और दूसरे की आज़ादी को ना छीना ज़्यादा अच्छा होगा। यानी खुद भी आज़ाद रहिए और किसी और को भी आज़ाद रहने दीजिए। मित्रों याद रखें, जब आप लोग हाई स्कूल में थे तो वहाँ पढ़ा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड में एक सिलेबस था, फॉरगेटन कर नाम कर था। उसमें लिखा गया था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त होती है जहाँ पर आपकी नाक खत्म होती है। क्या मतलब इसका, मतलब आप स्वतंत्र हैं, इसका मतलब नहीं आप कोई छड़ी लेंगे और रास्ते में घुमाते हुए चलेंगे, किसी और को लगती रहे, बिल्कुल नहीं। आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक आपसे कोई और डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो आप स्वतंत्रता की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए आज़ादी के इस पर्व को, अमृतोत्सव को सेलिब्रेट करें और हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।